आज स्टूडियो में आए हैं श्री सूबेदार सिंह जी। सूबेदार सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री और एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सूबेदार जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। सूबेदार जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आजकल आप आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं, और आप बताएं कि इनके लिए कब आरक्षण लागू हुआ, और बहुत सारे सवाल इससे आपको करने हैं और मेरे दर्शक जानना चाहते हैं इस बारे में। आप सबसे पहले मैं आपको बताना यह चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल अपने वोट की राजनीति के चलते जब चुनाव आता था तो अपने घोषणा पत्र में कहा करते थे कि हम गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देंगे जी। उस समय मैं कहता था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जी। आप तो दे देंगे, लेकिन इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा जी। मेरी मांग थी कि या तो जो मंडल केस इंदिरा साहनी बनाम भारत गणराज्य का मुकदमा जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिक्शा चलाता है, हाकर है, कूली है, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले या प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाले जो क्लास 4th एम्प्लॉई हैं जी, इस तरह के जो लोग भी आते हैं ये निश्चित रूप से बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं जी। या तो जो मंडल केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उस आधार पर 27% के अंदर मंडल कमीशन के अंदर इनको दे दीजिए आरक्षण, नहीं तो संविधान में संशोधन करिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सन 2019 में एक घटनाक्रम होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/SC एक्ट को बिना जांच के मुकदमा दायर नहीं होगा, पूरे देश में इसके खिलाफ सवर्णों का आंदोलन शुरू हो गया। चुनाव नज़दीक था तो इस दबाव में इस देश के सवर्णों को खुश करने के लिए, क्योंकि उस फैसले को पार्लियामेंट से मोदी ने रद्द कर दिया कि बिना जांच के ही मुकदमा कायम हो जाएगा, तो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को 2019 में श्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। लेकिन उसके पीछे की कहानी भी जानना जरूरी है। वही जो मैंने आपको बतलाया कि जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि अनुसूचित जात जनजात का जो SC/ST एक्ट लगता है बिना जांच के लागू नहीं हो सकता, तो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के आंदोलन के आगे सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का रद्द कर दिया, तो सवर्णों के दबाव में जाके फैसला लागू हुआ EWS 10%। सूबेदार जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि EWS का प्रमाण पत्र कैसे जारी होता है? क्या ये OBC की तरह तहसील से ही इसका प्रमाण पत्र जारी होता है? ऐसा हुआ, EWS का जो प्रमाण पत्र तहसील से होता है, एक तो यह परिवार के आधार पर होता है, परिवार की आमदनी के आधार पर। परिवार मतलब माता पिता भाई बहन जो 18 वर्ष के नीचे हैं। अगर सबकी आमदनी मिलाकर 8 लाख से नीचे है तब जारी होगा। 5 एकड़ से जमीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मकान का क्षेत्रफल इसमें तय है, शहर में भी प्लाट का क्षेत्रफल तय है। वहीं पे जो OBC के लिए जो है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो तहसील से जारी होता है प्रमाण पत्र की OBC है कि नहीं है, ये केवल माता पिता के आय के आधार पे होता है। अगर लड़का करोड़पति भी है, अब माता पिता की आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उसे OBC का प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का ही खुद अगर नौकरी पा गया जिसकी आमदनी 8 लाख से ज़्यादा हो गई साल की, या लड़के की पत्नी की भी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा हो गई, तो उस लड़के को EWS का प्रमाण पत्र तहसील से जारी नहीं होगा। मेरी यह मांग है कि जिस तरह से OBC का प्रमाण पत्र तहसील से जारी होता है केवल और केवल माता पिता के आमदनी के आधार पर, उसी तरह से EWS का भी प्रमाण पत्र केवल माता पिता की आमदनी के आधार पर किया जाए, परिवार शब्द इसमें से हटाया जाए। सूबेदार जी, इसके अलावा EWS के संदर्भ में आपकी क्या क्या मांग है? EWS के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जब कोई एक लड़का गरीब है, जब वो सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरता है तो इसे जनरल के बराबर फीस लगती है।
लड़का गरीब है तो पढ़ाई में व्यवधान भी आएगा। तो इसकी उम्र जनरल के बराबर होती है। जैसे हर नौकरी में 25 साल है, ओबीसी की 28 साल है। तो मेरा ये मानना है कि इसकी फीस जो लगती है सरकारी नौकरी की, ओबीसी के बराबर लगे और उम्र भी ओबीसी के बराबर हो जाए। और तीसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, शहरों में अगर जहाँ पर नगर महापालिका है, यहाँ पे सभासद और मेयर का चुनाव होता है, इसमें भी एससी एसटी ओबीसी की तरह जैसे उनके लिए रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीट रिजर्व किया जाए। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद सुबेदार जी, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।